नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको इतिहास की एक ऐसी अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिलाकर रख दिया था। ये कहानी है दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला क्वीन विक्टोरिया और भारत के एक साधारण क्लर्क अब्दुल करीम की। एक ऐसा रिश्ता जिसने पूरे शाही खानदान में कोहराम मचा दिया था। कहानी की शुरुआत होती है साल 1886 के आगरा से, जहां धूल भरी गलियों और चिलचिलाती धूप के बीच 24 साल का एक नौजवान अब्दुल करीम अपनी मामूली सी जिंदगी जी रहा है। अब्दुल आगरा की जेल में एक साधारण क्लर्क है जिसका काम कैदियों का हिसाब किताब रखना है, लेकिन उसे क्या पता था कि किस्मत ने उसके लिए कुछ ऐसा लिख रखा है जो उसकी सोच से भी परे है। अचानक एक दिन जेल के गवर्नर टाइलर उसे अपने दफ्तर बुलाते हैं। वहां दीवार पर महारानी विक्टोरिया की एक पुरानी तस्वीर टंगी है। टाइलर अब्दुल से कहते हैं कि महारानी के स्वर्ण जयंती गोल्डन जुबली समारोह के लिए उन्हें एक लंबे कद के हिंदुस्तानी की जरूरत है जो उन्हें एक शाही सिक्का यानी मोहर भेंट कर सके। अब्दुल हैरान रह जाता है जब उसे पता चलता है कि उसे यह काम आगरा में नहीं बल्कि 7 समंदर पार इंग्लैंड जाकर करना है। जहां एक तरफ अब्दुल इस सुनहरे मौके से खुश है, वहीं उसका साथी मोहम्मद, जिसे आखिरी वक्त पर टीम में शामिल किया गया था, इस सफर से बेहद नाखुश है। मोहम्मद को लगता है कि इंग्लैंड एक बर्बर देश है जहां लोग भेड़ का दिमाग और सुअर का खून खाते हैं, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। 5000 मील का लंबा समुद्री सफर तय करके ये दोनों एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे थे जहां उनके स्वागत के लिए खुशियां नहीं बल्कि नफरत और साजिशें इंतजार कर रही थीं। जैसे ही वे इंग्लैंड पहुंचते हैं, उन्हें किसी शाही मेहमान की तरह नहीं बल्कि एक सजावटी वस्तु की तरह पेश किया जाता है। उन्हें अजीबोगरीब कपड़े पहनाए जाते हैं जिन्हें अंग्रेजों ने भारतीय दिखाने के लिए खुद डिजाइन किया था। उन्हें सख्त हिदायत दी जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए महारानी की आंखों में आंखें डालकर नहीं देखना है, बस सिर झुकाकर सिक्का देना है और उल्टे पांव पीछे हट जाना है। लेकिन क्या अब्दुल इस सख्त प्रोटोकॉल को निभा पाएगा या उसकी एक छोटी सी गलती पूरे मिशन को तबाह कर देगी? अगली सुबह विंडसर कैसल के उस आलीशान हॉल में सन्नाटा पसरा है जहां पूरी दुनिया के रईस और ताकतवर लोग जमा हैं। तभी बिगुल बजता है और महारानी विक्टोरिया की एंट्री होती है। लेकिन सामने जो महिला खड़ी है वह वैसी नहीं है जैसा अब्दुल ने सोचा था। वह एक थकी हुई, बूढ़ी और उदास औरत है जो अपनी जिम्मेदारियों के बोझ तले दबी हुई है। जैसे ही अब्दुल उनके सामने पहुंचता है और सिक्का भेंट करता है, वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिसने वहां मौजूद हर शख्स की सांसें थाम दी। वह महारानी की आंखों में देखता है और मुस्कुरा देता है। ये सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं थी बल्कि एक ऐसी शुरुआत थी जो ब्रिटिश इतिहास के सबसे बड़े विवाद को जन्म देने वाली थी। क्या आप जानना चाहते हैं कि इस एक मुस्कुराहट के बाद अब्दुल के साथ क्या हुआ? क्या महारानी ने उसे कड़ी सजा दी या यह उनकी दोस्ती की शुरुआत थी? आगरा के एक साधारण क्लर्क अब्दुल ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महारानी की आंखों में आंखें डालकर शाही नियमों की धज्जियां उड़ा दी थी। दरबार में मौजूद हर दरबारी, वजीर और यहाँ तक कि महारानी के निजी सचिव सर हेनरी पोन्सनबी की सांसें थम गई थीं। उन्हें लगा था कि अब अब्दुल का अंत निश्चित है, लेकिन इसके उलट महारानी विक्टोरिया के चेहरे पर एक ऐसी चमक आई जो सालों से गायब थी। उन्हें अब्दुल की उस बेबाक मुस्कुराहट में एक इंसान नजर आया, न कि महज एक गुलाम। दावत खत्म होते ही महारानी ने आदेश दिया कि अब्दुल को उनके करीब लाया जाए। वो अब्दुल की लंबी कद काठी और उसकी आंखों में छिपी मासूमियत से प्रभावित थीं। अगले ही दिन जहां अब्दुल और मोहम्मद को वापस भारत भेजने की तैयारी हो रही थी, महारानी ने सबको चौंकाते हुए ऐलान किया कि ये दोनों यहीं रुकेंगे और उनके वेटिंग स्टाफ का हिस्सा बनेंगे। मोहम्मद तो गुस्से से पागल हो रहा था क्योंकि उसे ये ठंडी जगह और अंग्रेजों का खाना झर लग रहा था, लेकिन अब्दुल के लिए तो जैसे जन्नत के दरवाजे खुल गए थे। धीरे धीरे अब्दुल और महारानी के बीच मुलाकातों का सिलसिला बढ़ने लगा। महारानी अक्सर उसे अपने करीब बुलाती और भारत के बारे में सवाल करती। वो भारत पर राज तो करती थीं, लेकिन उन्होंने कभी उस मिट्टी को महसूस नहीं किया था। अब्दुल उन्हें आगरा के ताजमहल की खूबसूरती, वहां की खुशबू और आम के जायके के बारे में ऐसे बताता जैसे कोई किस्सा गो कहानी सुना रहा हो। एक दिन महारानी ने अब्दुल से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी भाषा सिखा सकते हो? और यहीं से शुरू हुआ इतिहास का वो पन्ना जिसने पूरे शाही महल में आग लगा दी। अब्दुल महारानी को उर्दू सिखाने लगा। वो उन्हें शब्दों का मतलब समझाता और महारानी एक बच्ची की तरह अपनी डायरी में उन शब्दों को लिखती। उन्होंने अब्दुल को अपना मुंशी
यानी शिक्षक नियुक्त कर दिया। लेकिन ये बात राज परिवार और महारानी के बेटे बर्टी एडवर्ड 7 को बिल्कुल हजम नहीं हो रही थी। एक काला हिंदुस्तानी महारानी के इतने करीब कैसे जा सकता है? वो महारानी के हाथों को छू रहा था, उनके साथ अकेले समय बिता रहा था। ये उस दौर के हिसाब से एक बहुत बड़ा पाप था। साजिशें बुनी जाने लगी। महल के गलियारों में कानाफूसी शुरू हो गई कि अब्दुल एक जासूस है जो महारानी को अपने वश में कर रहा है। महारानी का डॉक्टर, उनका सचिव और उनका बेटा सब मिलकर अब्दुल को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन महारानी तो जैसे बगावत पर उतर आई थी। उन्होंने न सिर्फ अब्दुल को एक आलीशान कमरा दिया बल्कि उसकी सेवा के लिए भी नौकर लगा दिए। तनाव तब चरम पर पहुंच गया जब महारानी ने फैसला किया कि वो अब्दुल को नाइटहुड की उपाधि देंगी या उसे एक बहुत बड़ा सम्मान देंगी। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सर हेनरी ने चेतावनी दी, हुजूर वह एक मामूली नौकर है, आप उसे शाही दर्जा नहीं दे सकते। लेकिन विक्टोरिया ने गरज कर कहा, वह मेरा मुंशी है और वह मुझसे बेहतर इंसान है। पर क्या अब्दुल वाकई उतना ही मासूम था जितना वो दिख रहा था? क्या उसके मन में कोई लालच नहीं था? और क्या होगा जब महारानी को अब्दुल के अतीत के बारे में एक ऐसा कड़वा सच पता चलेगा जो उनकी इस अनोखी दोस्ती को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है? कहानी में नया मोड़ तब आता है जब महारानी के निजी सचिव सर हेनरी और उनके डॉक्टर को अब्दुल के अतीत के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें पता चलती हैं। उन्हें पता चलता है कि अब्दुल ने अपनी पृष्ठभूमि के बारे में महारानी से झूठ बोला था। उसने खुद को एक ऊंचे खानदान का बताया था, जबकि हकीकत में उसके पिता आगरा की जेल में एक मामूली हकीम थे। इतना ही नहीं, अब्दुल ने महारानी को भारत के राजनैतिक हालात के बारे में भी वही बताया जो वह चाहता था, जिससे महारानी का झुकाव मुसलमानों की तरफ ज्यादा होने लगा था। दरबारियों को लगा कि अब उनके हाथ ब्रह्मास्त्र लग गया है। वे सीधे महारानी के पास पहुंचे और अब्दुल के धोखे का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया। उन्हें उम्मीद थी कि महारानी गुस्से में अब्दुल को तुरंत जेल भेज देंगी या वापस भारत डिपोर्ट कर देंगी। लेकिन जो हुआ उसने सबके होश उड़ा दिए। विक्टोरिया ने उन सबूतों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि अब्दुल के पिता जेल में काम करते थे, इसका मतलब यह नहीं कि वह छोटा इंसान है। उन्होंने साफ कर दिया कि वे अब्दुल पर किसी भी दरबारी से ज्यादा भरोसा करती हैं। लेकिन असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब अब्दुल की पत्नी और सास इंग्लैंड पहुंची। जब वे बुर्का पहनकर महल में आई तो पूरे दरबार में हड़कंप मच गया। अंग्रेजों के लिए यह नजारा बिल्कुल नया और डरावना था। महारानी ने बड़े चाव से उनका स्वागत किया, लेकिन यहाँ भी एक पेच था। अब्दुल ने महारानी को बताया था कि उसकी कोई संतान नहीं है, लेकिन जल्द ही डॉक्टर को पता चला कि अब्दुल को एक ऐसी बीमारी है जो उसकी वफादारी पर सवाल खड़े कर सकती थी। महल के डॉक्टर ने महारानी को डराने की कोशिश की कि अब्दुल का साथ उनकी सेहत और साख के लिए खतरनाक है। यहाँ तक कि महारानी के बेटे बर्टी ने धमकी दे दी कि अगर अब्दुल को नहीं निकाला गया तो वह अपनी माँ को पागल घोषित कर देगा और सत्ता अपने हाथ में ले लेगा। तनाव अपने चरम पर था। एक तरफ पूरी ब्रिटिश हुकूमत, राज परिवार और प्रधानमंत्री थे और दूसरी तरफ एक अकेली बूढ़ी महारानी और उनका वफादार मुंशी। महारानी को एक बहुत बड़ा फैसला लेना था। क्या वे अपने बेटे और सल्तनत की खातिर अब्दुल को छोड़ देंगे या फिर वे एक बार फिर दुनिया के खिलाफ जाकर अपनी दोस्ती को चुनेंगी? तभी एक ऐसी घटना घटती है जो अब्दुल के पैरों तले जमीन खिसका देती है। उसे पता चलता है कि उसकी वफादारी का इम्तिहान अब सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बलिदान से होने वाला है। अब तक की सबसे बड़ी मुश्किल तब आई जब महारानी विक्टोरिया ने अपनी वसीयत में अब्दुल के लिए भारी भरकम जमीन और धन दौलत छोड़ने का मन बना लिया। यह सुनकर बर्टी और दरबारियों का खून खौल उठा। उन्होंने तय किया कि अब वे सीधे हमले के बजाय अब्दुल की वफादारी पर चोट करेंगे। उन्होंने अब्दुल के दोस्त मोहम्मद को मोहरा बनाने की कोशिश की, जो पहले से ही इंग्लैंड की ठंड और भेदभाव से तंग आ चुका था और बुरी तरह बीमार था। मोहम्मद से दबाव डालकर कहलवाया गया कि अब्दुल एक लालची इंसान है। लेकिन मोहम्मद ने मरते दम तक अब्दुल का साथ नहीं छोड़ा और अपनी आखिरी सांस लेते हुए भी अंग्रेजों को उनकी क्रूरता के लिए लानत भेजी। मोहम्मद की मौत ने अब्दुल को तोड़कर रख दिया था, लेकिन महारानी उसके लिए एक ढाल बनकर खड़ी रही। असली धमाका तब हुआ जब महारानी ने घोषणा की कि वे अब्दुल को नाइटहुड देने वाली हैं। पूरा शाही स्टाफ, डॉक्टर और सचिव एक साथ इस्तीफा देने की धमकी दे बैठे। उन्होंने साफ कह दिया कि या तो ये हिंदुस्तानी रहेगा या फिर हम सब। महारानी विक्टोरिया, जो अब 80 साल के करीब थीं, बेहद बीमार और कमजोर हो चुकी थीं, लेकिन उनका जज्बा आज भी वैसा ही था। उन्होंने सबको अपने कमरे में बुलाया और जो भाषण दिया उसने सबकी बोलती बंद कर दी। उन्होंने कहा, मैं महारानी हूँ और अगर मुझे एक साधारण इंसान में ईमानदारी और दोस्ती दिखती है तो उसे सम्मान देने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वक्त बहुत कम बचा था। महारानी की सेहत गिरती जा रही थी। वे जानती थीं कि उनके जाने के बाद अब्दुल का क्या हश्र होगा।
एक रात बेहद कमजोर आवाज में उन्होंने अब्दुल को अपने पास बुलाया और उसे वो कीमती लॉकेट दिया जिसमें उनकी तस्वीर थी। उन्होंने अब्दुल से कहा, मेरे जाने के बाद यहाँ रुकना तुम्हारे लिए मौत के बराबर होगा अब्दुल, वापस चले जाना। 22 जनवरी 1901 का वो काला दिन आया जब महारानी विक्टोरिया ने अपनी आखिरी सांस ली। जैसे ही उनकी आंखें बंद हुईं, महल में एक ऐसा मंजर दिखा जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। राजकुमार बर्टी, जो अब किंग एडवर्ड सातवां बन चुका था, ने महारानी का शरीर ठंडा होने से पहले ही अपना बदला लेना शुरू कर दिया। सैनिकों की एक टुकड़ी अब्दुल के घर भेजी गई। क्या बर्टी अब्दुल को जिंदा छोड़ेगा या फिर महारानी और अब्दुल के सालों के वो खत और यादें जो उनकी अनोखी दोस्ती का सबूत थी, आग के हवाले कर दी जाएंगी? महारानी की आंखें बंद होते ही जैसे पूरे ओसबोर्न हाउस का नजारा बदल गया। जो दरबारी अब तक रानी के डर से दबे हुए थे, वे अब शिकारियों की तरह अब्दुल पर टूट पड़े। किंग एडवर्ड सातवें बर्टी ने गद्दी संभालते ही अपना पहला शाही आदेश दिया। अब्दुल करीम के पास मौजूद हर उस चीज को मिटा दिया जाए जो उसे महारानी से जोड़ती थी। अभी महारानी का पार्थिव शरीर पूरी तरह ठंडा भी नहीं हुआ था कि सैनिकों की एक टुकड़ी ने अब्दुल के घर को घेर लिया। किंग एडवर्ड के आदेश पर महल के बगीचे में एक विशाल चिता जलाई गई, लेकिन यह चिता किसी इंसान की नहीं बल्कि उन यादों की थी जो पिछले 15 सालों से सहेज कर रखी गई थी। महारानी द्वारा अब्दुल को लिखे गए हजारों खत, उनकी उर्दू डायरियां और वो तमाम तोहफे जो उनकी गहरी दोस्ती का गवाह थे, एक एक करके आग के हवाले कर दिए गए। अब्दुल बेबस खड़ा अपनी आंखों के सामने अपने जीवन की सबसे कीमती विरासत को राख बनते देख रहा था। उसे और उसके परिवार को तुरंत इंग्लैंड छोड़ने का हुक्म दिया गया। उसे चेतावनी दी गई कि अगर उसने इन यादों के बारे में बाहर किसी से भी बात की तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपमान और दुख के साथ अब्दुल को रात के अंधेरे में एक समुद्री जहाज पर चढ़ा दिया गया। सालों बाद कहानी वापस आगरा की उन्हीं धूल भरी गलियों में पहुंचती है जहां से यह शुरू हुई थी। अब अब्दुल बूढ़ा हो चुका है, उसके बाल सफेद हो गए हैं और उसकी चाल में वो पहले जैसी तेजी नहीं रही, लेकिन आज भी वह रोज सुबह तैयार होकर आगरा के एक पार्क में जाता है। वहां महारानी विक्टोरिया की एक बड़ी सी प्रतिमा लगी है। अब्दुल उस प्रतिमा के पास जाता है, झुककर महारानी के पैरों को चूमता है और धीरे से कहता है, गुड मॉर्निंग योर मैजेस्टी। दुनिया के लिए वह शायद सिर्फ एक विवादित क्लर्क था, लेकिन महारानी के लिए वह उनका सबसे भरोसेमंद दोस्त और शिक्षक था। किंग एडवर्ड ने भले ही सारे खत जला दिए थे, लेकिन वह उस वफादारी और मोहब्बत को नहीं मिटा सका जो अब्दुल के दिल में जिंदा थी। 1909 में अब्दुल की मौत हो गई, लेकिन उसकी यह अनसुनी दास्तान आज भी इतिहास के पन्नों में एक ऐसी दोस्ती की मिसाल है जिसने साम्राज्य की सीमाओं और रंगभेद की दीवारों को तोड़ दिया था। ये थी आगरा के एक क्लर्क और दुनिया की सबसे ताकतवर महारानी की वो दास्तान जिसे इतिहास ने लंबे समय तक छुपाए रखा। आशा है कि आपको यह सिनेमैटिक एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। अगर आप ऐसी ही और ऐतिहासिक कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं।